तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैदान मूवी, जो कि कल यानी कि 11 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हुई है और उसे ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिएक्शन मिल रहा है और काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से। तो अभी भी अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा है तो जाकर देखो, क्योंकि ये मूवी सेट है उस एरा में जिस एरा को कि इंडियन फुटबॉल का गोल्डन एरा माना जाता था, यानी कि 1952। ये मूवी सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है और ये मूवी एक बायोपिक है इंडियन फुटबॉल टीम के कोच सैयद अब्दुल रहीम की। अब जितनी भी इन्फॉर्मेशन की नीड थी वो मैंने आपको दे दी है, तो चलिए फिर मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसलिए आज मैदान में उतरना क्या रहा, लेकिन दिख रहा एक मूवी शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है 1952 के समर ओलंपिक्स का सीन, जो कि चल रहा होता है फिनलैंड के हेलसिंकी में। वहां पर हमें एक फुटबॉल मैच दिखाया जाता है जहां पर कि इंडियन खिलाड़ी बिना जूतों के खेल रहे होते हैं और इसी वजह से वो हार जाते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। इंडियन टीम के सामने खेलने वाली टीम होती है यूगोस्लाविया की और वो टीम इंडियन टीम को 10-1 से हरा देती है। और वहीं पर हमें इंडियन टीम के कोच यानी कि सैयद अब्दुल रहीम को दिखाया जाता है, जो कि प्ले कर रहे होते हैं अजय देवगन। तो आगे वीडियो में जब भी इनका नाम आएगा हम इनको अब्दुल रहीम बोलेंगे, ठीक है। इंडियन फुटबॉल टीम के ओलंपिक्स में इतनी बुरी तरीके से हारने की वजह से ये न्यूज अगले ही दिन इंडियन न्यूज़पेपर्स में आ जाती है और वहाँ पर लोग उनको पढ़कर काफी ज्यादा शेमफुल महसूस करते हैं। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इंडियन फुटबॉल टीम के इतनी बुरी तरीके से हारने का ब्लेम सैयद अब्दुल रहीम पर डाल रहे होते हैं, क्योंकि वो इंडियन फुटबॉल टीम के कोच है ना, इसलिए। वहाँ पर अब्दुल रहीम ये डिमांड रखते हैं कि इंडियन फुटबॉल टीम के जितने भी खिलाड़ी है उनको चुनने का हक मेरा होना चाहिए, यानी कि खिलाड़ियों को मैं ही चुनूंगा और उन्हें ट्रेन भी करूंगा। और इसी वजह से वहाँ पर उन पर ये एलिगेशन लगाई जाती है कि हमारे यहाँ के प्लेयर्स को हटाकर ये अपने यहाँ यानी कि हैदराबाद के प्लेयर्स को लाना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के जो हेड होते हैं वो उनकी बातों से पूरी तरीके से सहमत होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मैं आपकी डिमांड को पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर वहाँ पर सीन कट होता है और वहाँ पर हमें एक जर्नी दिखाई जाती है सैयद साहब की उनके घर तक की। वो वहाँ पर अपने घर पर पहुँचते हैं और वो अपने साथ कई सारी किताबों को लेकर आए होते हैं। वो उन सारी ही किताबों को अपने रूम में रखने लगते हैं। वहीं पर उनकी धर्मपत्नी जी कहती है कि घर में किताबों को रखने के लिए जगह भी नहीं बची है, अब जो भी किताबें आपको पढ़नी है जहाँ से लाए हो वहीं पर पढ़ लिया करो और वहीं पर उनको वापस रख दिया करो। लेकिन तभी उनको कॉल आता है इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के हेड का। वो उनको कहता है कि अब आप अपनी टीम को चुन सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब्दुल सैयद रहीम यानी कि अपने इंडियन टीम के कोच वो अपनी टीम को बनाने के लिए निकल चुके हैं अपने घर से। सबसे पहले वो जाते हैं सिकंदराबाद और वहाँ पर उनको एक लड़का मिलता है जो कि वहीं पर गली के बच्चों के साथ खेल रहा होता है और वो उसका गेम देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। वो अपने असिस्टेंट को उसके बारे में जानकारी लाने के लिए कहते हैं। वो अब्दुल रहीम को बताता है कि इसका नाम है तुलसीदास बलराम। फिर अब्दुल रहीम उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम में स्टेमिना की थोड़ी कमी है। लेकिन तभी तुलसीदास बलराम कहता है कि ये चाय बिस्किट खाकर मैं पूरे दिन खेल सकता हूँ और उसकी इसी बात से इम्प्रेस होकर वो उसको इंडियन टीम में ले लेते हैं। और फिर वहाँ से अपने अगले खिलाड़ी को चुनने के लिए वो जाते हैं कोलकाता में। उनका असिस्टेंट उनको कहता है कि प्रदीप कुमार को कोलकाता का तूफान कहा जाता है। वहाँ पर प्रदीप कुमार का ही एक मैच चल रहा होता है जिसे कि वो देखने जाते हैं। लेकिन वहाँ पर वो ऑब्जर्व करते हैं कि प्रदीप कुमार का ध्यान गेम से ज्यादा उसकी गर्लफ्रेंड पर है, यानी कि उसका फोकस नहीं है बिल्कुल भी गेम में। इसलिए वो उसे सलाह देते हैं कि अगर इंडियन टीम में खेलना है तो गेम पर फोकस करना पड़ेगा, किसी और चीज में नहीं। फिर वहाँ से अब्दुल रहीम जाते हैं बॉम्बे में। वहाँ पर उनको एक खिलाड़ी मिलता है जिसका कि नाम होता है नेविल। ये नाम मैंने सही लिया या गलत, इस नाम को लेकर मुझे थोड़ा डाउट है। अगर गलत लिया हो तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। वैसे मुझे इंग्लिश आती है लेकिन ये थोड़ा नाम ही ऐसा है ना। हाँ, तो वहाँ पर अब्दुल साहब नेविल के जज्बे को देखकर उसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो कहता है कि अगर ये घाव ना होता तो मैं 2 गोल और मारता। और फिर अब्दुल रहीम जाते हैं सीधा केरला, वहाँ से प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर वहाँ से जाते हैं सीधा पंजाब और वहाँ से एक प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं। ऐसे वो अपनी पूरी इंडियन फुटबॉल टीम बना लेते हैं इंडिया के कोने कोने से प्लेयर्स को चुनकर। और फिर टाइमलाइन शिफ्ट होती है और हमें सीन दिखाया जाता है 1956 का। और अब्दुल साहब की इस टीम को खेलना था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जाकर। फिर इंडिया में कोलकाता में एक इवेंट रखा जाता है जहां पर कि वो अपनी टीम के सभी प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वहां पर सीएम भी मौजूद होते हैं और तभी वहां पर एंट्री होती है मिस्टर रॉय की। मिस्टर रॉय के बारे में सीएम कहते हैं कि ही कैन मेक गवर्नमेंट्स और ही कैन ब्रेक गवर्नमेंट्स। सीएम अपनी पार्टी को जिताने के लिए अपने सरकार की तारीफें लिखवाते हैं मिस्टर रॉय से उनके अखबारों में। वहां पर सीएम इंट्रोड्यूस करवाते हैं मिस्टर रॉय को इंडियन फुटबॉल टीम के कोच यानी कि अब्दुल रहीम से। लेकिन वहाँ पर उन दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन हो जाती है। उसकी वजह ये थी कि मिस्टर रॉय उनके प्लेयर्स की बेइज्जती कर रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का सीन, जहाँ पर कि मैच अभी शुरू ही होने वाला होता है। लेकिन उससे पहले कुछ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इंडियन प्लेयर्स की बेइज्जती करते हैं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल टीम का कोच भी इंडियन टीम की बेइज्जती करता है। वो हमारे प्लेयर्स को छूने के बाद अपने हाथ तक साफ कर लेता है। अब उससे आप लोग सोच ही सकते हो कि बाकी देशों में इंडिया को कितना नीचे गिना जाता था उस टाइम में। तो वहाँ पर इंडियन प्लेयर्स अपनी बेइज्जती को मोटिवेशन की तरह लेकर अपना
अपना बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हैं और वो उस मैच में ऑस्ट्रेलिया को काफी ज्यादा बुरी तरीके से हरा देते हैं। फिर जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल टीम के कोच ये कहते हैं कि ये इंडियन टीम की किस्मत थी, यानी कि वो मैच तुक्के से जीते थे। वो रीमैच की डिमांड करते हैं, यानी कि फिर से मैच होना चाहिए एक बार। और इसके रिप्लाई में इंडियन फुटबॉल टीम के कोच यानी कि सैयद अब्दुल रहीम कहते हैं कि आपके एक प्लेयर ने हमारे प्लेयर की बेइज्जती की और उसी प्लेयर ने हैट्रिक मारी इस मैच में। अब तो आपने मेरी पूरी टीम की बेइज्जती की है, तो अब मैं शौक में हूँ कि अब ये लोग क्या करेंगे। फिर वो कहते हैं कि यू आर श्योर कि मैच फिर से होना चाहिए। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कोलकाता में मिस्टर रॉय को। वहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि उनके पास इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के एक मेंबर आते हैं। वो उनको कहते हैं कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को रीमैच में 7-0 से हरा दिया था ना, तो फिर यहाँ पर आपने ऐसा क्यों लिखा कि इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। वहाँ पर मिस्टर रॉय रीजन ये देते हैं कि कोलकाता यानी कि बंगाल से फुटबॉल की शुरुआत हुई, सबसे अच्छे प्लेयर्स यहीं पर है, लेकिन फिर भी सैयद अब्दुल रहीम जो कि इंडियन फुटबॉल टीम के कोच है, वो इंडिया के कोने कोने से प्लेयर्स को लेकर आ रहे हैं। और वो कहते हैं कि इंडियन फुटबॉल टीम का कोच जब तक सैयद अब्दुल रहीम है तब तक बंगाल के प्लेयर्स फुटबॉल से दूर ही रहेंगे, यानी कि इंडियन टीम से बाहर ही रहेंगे। वहाँ पर मिस्टर रॉय उस मेंबर को इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का हेड बनाने का लालच देते हैं। फिर वहाँ से हमें सीन दिखाया जाता है अब्दुल रहीम जी के घर का। वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो उनकी बीवी होती है वो उनके बेटे यानी कि हकीम को खड़गपुर IIT में भेजना चाहती है इंजीनियर बनाने के लिए, लेकिन उनके बेटे हकीम का इंटरेस्ट फुटबॉल में ज्यादा होता है, इसलिए वो उनके पिताजी यानी कि अब्दुल रहीम को कहता है कि मुझे फुटबॉल खेलना है। वहाँ पर हकीम अपने पिताजी से कहता है कि 1960 के ओलंपिक्स के लिए मैं खुद से सिलेक्ट होकर बताऊंगा। और जब सिलेक्शन के लिए मैच होता है तो होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, हकीम को सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन उस मैच के उनके अपोजिट टीम से जो खिलाड़ी खेल रहा होता है उसके खेल से भी काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं अब्दुल रहीम साहब, और वो इसलिए उस टीम के कोच से कहते हैं कि मुझे ये प्लेयर चाहिए इंडियन टीम के लिए। लेकिन वो प्लेयर थोड़ा इगोइस्टिक होता है, यानी कि वो खुद ही खेलना चाहता है पूरे मैच में। और फिर हमें दिखाया जाता है कि 1960 के रोम ओलंपिक्स के लिए वहाँ पर तैयारी चल रही होती है, यानी कि हमें पूरा ट्रेनिंग वाला सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वो इगोइस्टिक प्लेयर यही कर रहा होता है, वो पूरी टीम से यही कह रहा होता है कि मुझे पास करो, मुझे पास करो। और तभी टीम के कोच उसको ये लेसन दे ही देते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी को भी बाकी 10 लोगों की जरूरत पड़ती है, और वो समझ भी जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की मीटिंग का, जहाँ पर कि सैयद साहब अपनी पूरी टीम के सभी प्लेयर्स का नाम अनाउंस करते हैं, और वो वहाँ पर ये अनाउंस करते हैं कि PK बनर्जी होंगे इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन। और तभी वो मेंबर फिर से खड़े होते हैं और उन पर एलिगेशंस लगाने लगते हैं। वो उनको कहते हैं कि कोई एक्सपीरियंस वाला प्लेयर कैप्टन होना चाहिए, लेकिन इसके रिप्लाई में सैयद अब्दुल रहीम ये कहते हैं कि वो बेस्ट प्लेयर है इस टीम का, उसको जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे वो उतना अच्छा खेलेगा। फिर हमें मिस्टर रॉय को दिखाया जाता है जो कि उसी फुटबॉल फेडरेशन के मेंबर के साथ वहाँ पर बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि अब्दुल रहीम की ताकत क्या है, इंडियन फुटबॉल टीम का नाम, जो कि इस ओलंपिक्स के बाद बर्बादी होने वाला है, क्योंकि वो तो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इस ओलंपिक्स में इतनी बड़ी बड़ी और इतनी एक्सपीरियंस टीम्स आने वाली है ना कि उनका जीतना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर हमें ओलंपिक्स में मैच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि हंगरी से इंडियन टीम हार चुकी है, लेकिन फिर भी उस मैच में इंडियन टीम का इतना अच्छा प्रदर्शन देखकर उन्हें खिताब मिला है ब्राजील ऑफ एशिया का। फिर हमें इंडिया वर्सेस फ्रांस का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर कि हमें ये देखने को मिलता है कि इंडियन टीम ने गोल ना ही तो किया है और ना ही फ्रांस को करने दिया है, यानी कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि फ्रांस टीम को इतनी देर तक रोके रखने का। वहाँ पर वो मैच बराबर हो जाता है, यानी कि इंडियन टीम ने एक गोल किया और फ्रांस की टीम ने एक गोल किया। मैच टाई होने के बाद भी इंडियन टीम ओलंपिक से बाहर हो जाती है, क्योंकि इसके पहले की जो हंगरी वाली मैच थी वो हार गए थे और फ्रांस टीम इनसे पॉइंट्स में आगे है। लेकिन फिर भी वहाँ पर स्टेडियम में जितने भी सारे लोग आए होते हैं फ्रांस से, वो इंडियन टीम को चीयर करने लगते हैं। और फ्रांस टीम के कोच भी सैयद अब्दुल रहीम को कहते हैं कि वेल प्लेड, आपको गर्व होना चाहिए आपके प्लेयर्स पर। लेकिन जब सैयद साहब इंडिया वापस आते हैं तो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन में ये डिस्कस चल रहा होता है मेंबर्स के बीच कि इस टीम को रद्द कर देना चाहिए, यानी कि इसकी जगह कोई और दूसरी टीम लानी चाहिए। लेकिन वहाँ पर सैयद साहब के कहने पर इंडियन टीम को रद्द नहीं किया जाता, लेकिन वहाँ पर उसी मेंबर की डिमांड की वजह से, जो कि इन पर यानी कि सैयद साहब पर पहले से एलिगेशंस लगा रहा था, उसी वजह से वहाँ पर फेडरेशन में वोटिंग होती है और सभी वोट इसी तरफ के होते हैं कि अब सैयद साहब इंडियन टीम के कोच नहीं रहेंगे, किसी और कोच को लाया जाएगा। फिर जब अब्दुल रहीम निकाले जाने के बाद बाहर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें मिस्टर रॉय मिलते हैं, जो कि उनके ऊपर मजाक कर रहे होते हैं। फिर अब्दुल रहीम को काफी ज्यादा खांसी आने लगती है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आपको कैंसर है। वो उन्हें कहते हैं कि आपको लंग कैंसर है और ये सब सिगरेट पीने की वजह से ही हुआ है। और यहीं पर आ जाता है मूवी का इंटरवल। फिर इंटरवल के बाद आता है एक सॉन्ग, और उस सॉन्ग में हमें ये दिखाया जाता है कि अब्दुल रहीम अपने घर पर बैठे हुए हैं और उन्हें खून की उल्टियां भी हो रही हैं। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि अब्दुल रहीम ने अपनी सारी किताबें उठाकर बाहर यानी कि अपने घर के आंगन में रख दी है, और तभी उनकी बीवी उन सारी किताबों में से एक किताब को ढूंढ कर देखती है कि उसके अंदर एज अ कोच सैयद अब्दुल रहीम का फोटो है। और तभी उन्हें ये रियलाइज होता है कि अब्दुल रहीम साहब को घर पर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि नेशनल इंडियन फुटबॉल टीम को कोच करना चाहिए, और शायद यही उनकी आखिरी इच्छा भी हो सकती है। उनकी पत्नी उनको ये समझाती है कि आपको
घर पर बैठकर यूं मौत का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको वो करना चाहिए जो कि आपको आता है और जिसमें कि आपको खुशी मिले और ताकि आप चैन से मर पाओ। और इसी तरह रहीम साहब में फिर से जज्बा जागता है और वो जाते हैं कोलकाता इंडियन फुटबॉल फेडरेशन में फिर से कोच बनने के लिए। और अब इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का हेड उन्हें बना दिया गया है जो कि इन पर पहले से एलिगेशंस लगाते थे, यानी कि शुभांकर बाबू को। इन दोनों के बीच पहले से अनबन होने की वजह से शुभांकर बाबू उनसे मिलते तक नहीं है और उन्हें अनदेखा कर चले जाते हैं। फिर अब्दुल रहीम साहब जाते हैं उनके घर पर, जो कि पहले इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के हेड थे। अब्दुल रहीम साहब उनसे कहते हैं कि कुछ भी कीजिए लेकिन फिर से मुझे इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम को कोच करना है। पहले तो वो ये कहते हैं कि ये सब अब मेरे हाथ में नहीं है, अब इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के हेड शुभांकर बाबू है। लेकिन फिर जब रहीम साहब उन्हें ये बताते हैं कि मुझे लंग कैंसर है, तब वो मान जाते हैं। वो उनको इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की मीटिंग में लेकर जाते हैं, जहाँ पर कि शुभांकर बाबू पहले से ही वहाँ पर बैठे होते हैं और सभी मेंबर्स भी। वहाँ पर अब्दुल रहीम को बैठने के लिए चेयर भी नहीं दी जाती। और जब सैयद अब्दुल रहीम कहते हैं कि मुझे फिर से इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को कोच करना है, तो वहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं। तब वहाँ पर इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के जो पुराने हेड थे, जो कि अब्दुल रहीम को यहाँ पर इस मीटिंग में लेकर आए थे, वो खड़े होकर एक स्पीच देते हैं, जहाँ पर कि वो बताते हैं कि इनके जाने के बाद इंडियन फुटबॉल टीम का परफॉर्मेंस कितना ज्यादा खराब हुआ है। वो कहते हैं कि हमने यहाँ पर फुटबॉल की बात आखिरी किस मीटिंग में की थी। फिर वो कहते हैं कि जो ये चाहते हैं कि इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को अब्दुल रहीम कोच करे, वो अपना हाथ उठाए। पहले तो कोई भी हाथ नहीं उठाता, लेकिन जब एग्जिस्टिंग कोच ही हाथ उठा देता है तो सारे मेंबर्स भी हाथ उठा देते हैं और फिर से सर सैयद अब्दुल रहीम को इंडियन फुटबॉल टीम का कोच बना दिया जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर रॉय इस बात से कुछ ज्यादा खुश नहीं होते। लेकिन दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जो इंडियन नेशनल फुटबॉल की टीम के प्लेयर्स थे, वो काफी ज्यादा खुश है उनके कोच यानी कि सर सैयद अब्दुल रहीम के वापस आने से। सैयद अब्दुल रहीम अपनी टीम से कहते हैं कि एशियन गेम्स में खेलने के लिए आपको अपने गेम का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिर हमें पूरे प्रैक्टिस के लिए एक गाना दिखाया जाता है। गाना पूरा होने के बाद, यानी कि 2 महीने की प्रैक्टिस पूरी होने के बाद, हमें दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है, जो कि एशियन गेम से पहले हो रही होती है। लेकिन वहाँ पर ये खबर आती है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया है कि इंडियन टीम जकार्ता खेलने के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि उनके पास इतने फॉरेन रिजर्व ही नहीं है। जब उनकी टीम और अब्दुल रहीम बाहर निराश होकर खड़े हुए होते हैं, तभी वहाँ पर मिस्टर रॉय आते हैं और कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मुझे भी पूछा गया था एज अ बिगेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कि इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए रिजर्व्स कम पड़ रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उन्हें ये सलाह दी थी कि जिन जिन टीम से हमें उम्मीद नहीं है कि वो एशियन गेम्स में कोई भी मेडल ला पाएंगी, उनको हटा दिया जाए, यानी कि उनको खेलने ना दिया जाए और खेलने के लिए ना भेजा जाए दूसरे देशों में। और उन्हीं की वजह से फुटबॉल को ही रद्द कर दिया गया पूरे एशियन गेम्स में से इंडिया की तरफ से। और तभी इंडियन टीम के कोच यानी कि सैयद अब्दुल रहीम जाते हैं सीधा फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई से मिलने के लिए। और वहाँ पर उनकी बातें सुनकर मोरारजी देसाई मान जाते हैं इंडियन टीम को जकार्ता भेजने के लिए। लेकिन जो प्राइमरी सुविधाएं होती है वो उनको वहाँ पर नहीं मिलेंगी। फिर वो मिस्टर रॉय और अपनी टीम को आकर ये बताते हैं कि इंडियन टीम जाने वाली है जकार्ता खेलने के लिए। लेकिन वहाँ पर भी एक कंडीशन थी कि वो सारे प्लेयर्स को जकार्ता नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए उन्हें कुछ प्लेयर्स को निकालना पड़ता है इंडियन टीम से बाहर, और इसमें उनका बेटा हकीम भी होता है। लेकिन हकीम को इसका कोई भी रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि उसके पापा गलत हो सकते हैं, इंडियन टीम के कोच नहीं, ये उसी के शब्द है। फिर हमें सीधा सीन दिखाया जाता है एशियन गेम्स जकार्ता इंडोनेशिया का। लेकिन तभी वहाँ पर एक बुरी खबर निकल कर आती है कि इंडियन टीम के गोलकीपर कल के प्रैक्टिस मैच में जख्मी हो चुके हैं और उनके पैर में चोट लगी है, और इसी वजह से वो मैच नहीं खेल पाएंगे। और कल का मैच एशिया की सबसे बेस्ट टीम साउथ कोरिया के साथ था, और इसीलिए कोच अब्दुल रहीम किसी और को गोलकीपर बना लेते हैं और फिर कल के मैच में उनको हार का सामना करना पड़ता है। इस मैच में हमें साउथ कोरिया की स्ट्रेटेजी देखने को मिलती है कि लॉन्ग डिस्टेंस तक बॉल को पास करना और फिर गोल करना, और इसी का तोड़ भारतीय फुटबॉल टीम के पास नहीं है। और इस मैच में इतनी करारी हार के बाद मिस्टर रॉय रहीम को आकर ये कहते हैं कि कल की टिकट बुक हो चुकी है, यानी कि मिस्टर रॉय ये कहना चाहते थे कि कल का मैच भी इंडिया हारने वाली है। और कल का मैच होने वाला था थाईलैंड वर्सेस इंडिया, और कहीं ना कहीं ये सच भी है कि अगर कल का मैच इंडियन टीम हार गई तो उन्हें वापस जाना पड़ेगा। फिर चेंजिंग रूम में आज का मैच हारने की वजह से सभी प्लेयर्स एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर कोच सैयद अब्दुल रहीम आते हैं और वो उनको मोटिवेट करते हैं, और वो उनको ये भी कहते हैं कि सभी लोगों को लगता है कि कल का मैच भी हम हार जाएंगे और हमें वापस जाना पड़ेगा। और इंडियन टीम कल का मैच खेलने के लिए जाती है, जो कि होता है थाईलैंड वर्सेस इंडिया। और हमें ये बताया जाता है कि थाईलैंड की जो टीम है वो अपने आक्रामक गेम के लिए जानी जाती है, और ये हमें मैच में दिखता भी है। इंडिया का जो बेस्ट डिफेंसिव प्लेयर होता है वो घायल हो जाता है, और तभी वहाँ पर कोच आकर कहते हैं कि इसका हिसाब चाहिए मुझे। और तभी से गुस्से में आकर इंडियन टीम भी काफी ज्यादा आक्रामक तरीके से खेलने लगती है और जीत जाती है। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि आज का मैच इंडियन टीम जीतेगी। अगर थी किसी को उम्मीद क्या विश्वास था कि आज का मैच इंडियन टीम ही जीतेगी, तो वो थे कोच सैयद अब्दुल रहीम सर। फिर हमें एक मीडिया इंटरेक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि इंडिया की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो इंडोनेशियन गवर्नमेंट के बारे में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि सारे लोग भड़क जाते हैं, और पूरे इंडोनेशिया में गो बैक इंडिया के नारे लगने लगते हैं और प्रोटेस्ट होने लगता है इंडियन टीम के खिलाफ और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन अब अगला मैच होता है इंडिया वर्सेस जापान का,
और जब इंडियन टीम मैच खेलने के लिए बस में जा रही होती है तब वो देखती है कि यहाँ पर इंडोनेशिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं इंडियन टीम के खिलाफ। और वही बस के अंदर अब्दुल रहीम साहब को भी खांसते हुए देख लेते हैं प्रदीप कुमार यानी कि प्रदीप बैनर्जी, और उन्हें शक भी होता है कि इन्हें कुछ तो हुआ है। लेकिन फाइनली इंडियन टीम जापान के खिलाफ काफी तगड़ा गेम खेलती है और वहाँ पर जीत भी जाती है और पहुंच जाती है सेमीफाइनल्स में। अब अगला मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस वियतनाम, और उस मैच को भी इंडियन टीम काफी अच्छा खेलकर और काफी जद्दोजहद के साथ जीत लेती है। ये मैच जीतने के बाद हमें सीन दिखाया जाता है मिस्टर रॉय का, जो कहते हैं कि एक आदमी इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। और फिर वहीं पर सीधा हमें अब्दुल रहीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो खास रहे होते हैं। फिर जब अगले दिन अगला मैच खेलने के लिए इंडियन टीम जा रही होती है बस में बैठकर, तब वहाँ पर उन्हें वही इंडोनेशियन प्रोटेस्टर मिलते हैं। लेकिन अब की बार वो काफी ज्यादा ही आक्रामक हो जाते हैं और पूरी बस पर ही हमला कर देते हैं, वहाँ के शीशे तोड़ देते हैं और पूरी बस को ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इंडोनेशियन आर्मी आ जाती है और उन्हें बचा लेती है और थैंकफुली किसी भी इंडियन प्लेयर को चोट नहीं लगती। और इस घटना के बाद जो मिस्टर रॉय होते हैं उनका मन बदलता है और उनको काफी ज्यादा अफसोस होता है और वो ड्रेसिंग रूम में बैठे प्लेयर्स को मैच के लिए ऑल द बेस्ट कहने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इंडियन टीम के कैप्टन आकर कहते हैं कि चलो मेरे साथ प्रदीप कुमार, यानी कि वो प्रदीप बैनर्जी को अपने साथ लेकर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कोच सैयद साहब की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें खून की उल्टियाँ हो रही है। और ये सब होते हुए मिस्टर रॉय भी देख लेते हैं और तभी वहाँ पर उनका मन परिवर्तन हो जाता है। फिर मैच शुरू होता है और ये मैच होता है कोरिया के खिलाफ, और ये किसी ने नहीं सोचा था कि जिस टीम ने इंडियन टीम को हरा दिया था अब फाइनल में वो उसी टीम के साथ खेलेंगे। अब इस मैच में हम ये भी देख पा रहे होते हैं कि मिस्टर रॉय भी इंडियन टीम के गोल मारने पर खुश हो रहे होते हैं, यानी कि वो उनको सपोर्ट करते हैं। अब जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा होता है और इंडियन टीम की मुश्किलें बढ़ रही होती है और उसी के साथ कोच सैयद साहब की भी हालत खराब हो रही होती है, और ये सब देखकर मिस्टर रॉय को काफी ज्यादा ही दुख हो रहा होता है क्योंकि वो रिग्रेट कर रहे हैं ना यार। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चलते मैच में कोरियन प्लेयर्स धीरे धीरे रुक जाते हैं और पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक भी एकदम शांत हो जाता है और एकदम स्लो मोशन में हमें दिखाया जाता है कि टाइम पूरा हो चुका है और इंडियन टीम जीत गई है। और फिर होता है सेलिब्रेशन, और तभी हमें बताया जाता है कि 1962 के एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता इंडियन टीम ने। और फिर उसके 9 महीने बाद कोच सर सैयद अब्दुल रहीम का निधन हो जाता है। और फिर हमें ये बताया जाता है कि इंडिया किसी भी ओलंपिक्स में उसके बाद अपनी जगह नहीं बना पाया और 54 सालों से ये इंतजार जारी है। और फिर हमें रियल इंडियन प्लेयर्स से मिलाया जाता है जो कि अभी काफी ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं। फिर कई सारे टेक्स्ट के द्वारा हमें उनके बारे में जानकारी दी जाती है और तभी मूवी एंड हो जाती है। तो भाई लोग, आपको ये मूवी कैसी लगी और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना इस वीडियो को, और अगर आप इस चैनल पर कैसे भी नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो और देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।